हेलो ऑल, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू गाइडली गाइज। आज हम लोग करने वाले हैं क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 टाइप क्वेश्चंस। ओके, तो ये आपका आईबीपीएस क्लर्क मेंस एंड आपके आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉप 5 क्वेश्चंस लिए हैं और ये आपके डेफिनेटली अच्छे कॉन्सेप्ट्स के हैं, तो आपको ज़रूर यहाँ से फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। इन अ 2 डिजिट नंबर, डिजिट एट यूनिट प्लेस एक्सीड्स द डिजिट इन इट्स 10th प्लेस बाय 2। ओके, तो मान लो आपका 2 डिजिट नंबर आप कैसे लेट करते हो 10x प्लस वाई, जहाँ पर आपका ये यूनिट डिजिट हो गया और ये आपका 10 डिजिट हो गया। अब इन्होंने यहाँ पर बोला है कि जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से कितना अधिक है, यहाँ पर ये आपका है 2 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला इकाई का अंक क्या है, ये आपका यूनिट प्लेस वाई है, ये आपका 10th प्लेस से 2 अधिक है। तो यहाँ पर इन्होंने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें स्टेटमेंट में ये चीज़ें बोल दी। फिर आगे क्या बोला है कि जो द प्रोडक्ट ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर, तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या था 10x प्लस वाई, इसका प्रोडक्ट किससे, विद सम ऑफ इट्स डिजिट। तो डिजिट का सम क्या होगा, ये x और y डिजिट थी, तो ये हो गया x प्लस वाई, ये दे रखा हमें 144। और अगर हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जाएंगे तो हमें पता है y की वैल्यू किसके इक्वल है, x प्लस 2 के इक्वल है। तो यहाँ पुट कर दो 10x प्लस 2, ये हो गया हमारा x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना 144। ये कितना हो जाएगा 11x प्लस 2 और ये हो गया हमारा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 144। या फिर हम 2 इधर से हटा के इधर काट दें, कैसे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 यहाँ से हटा दिया, तो ये हो गया हमारा x प्लस 1। अब इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो 11x स्क्वायर, ये हो गया हमारा 13x प्लस 2 इज इक्वल टू 72। अब 72 इधर ले आओ तो 11x स्क्वायर प्लस 13x माइनस का 70 इज इक्वल टू 0। अब 11 इंटू 17 के हमें फैक्टर चाहिए ऐसे जिनका डिफरेंस हमारा क्या आ जाए 13 आ जाए। तो ये हमारा होता है 35 दूनी 70, 35 टू ज़ा, और ये हो गया हमारा 11। तो 11 टू ज़ा 22 और 35, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस की बात करें तो हमारा 13 आ रहा है। मतलब हमारे फैक्टर क्या हो गए, x की वैल्यू आ जाएगी 35 एंड 22। जहाँ पर ये प्लस माइनस है तो फैक्टर हमारे होंगे माइनस प्लस, और 11 मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से हमने यहाँ डिवाइड कर दिया। तो 11 टू ज़ा 22, एक्स हमारा नेगेटिव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर डिजिट नंबर चाहिए। तो ये हो जाएगा 11 टू ज़ा 22, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2। जब x 2 है तो हमारा y कितना हो जाएगा 4। तो हमारा नंबर क्या आ गया 2 4 24, और क्वांटिटी 2 हमें दे रखी है 26। तो ऑब्वियसली हमारी क्वांटिटी 2 ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, क्योंकि क्वांटिटी 2 हमारी कितनी आई 24। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसको, देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो देखते हैं कैसे ये फॉर्म हुआ है, या फिर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे करना होता है। डेज आफ्टर विच ए एंड बी मीट, ए एंड बी सेट आउट टू मीट ईच अदर फ्रॉम 2 प्लेसेस 165 किलोमीटर अपार्ट। मतलब है यहाँ पर बोल दिया कि 165 किलोमीटर ये एक दूसरे से दूरी पर हैं और ये एक दूसरे से मिलने की सोचते हैं। क्या, जितने कितने दिनों बाद मिलते हैं ये हमसे यहाँ पर पूछ लिया है। ओके, एट ए ट्रेवल 15 किलोमीटर फर्स्ट डे। तो ए की बात करें, ये पहले दिन 15 किलोमीटर चलता है, फिर दूसरे दिन 14, फिर तीसरे दिन 13 एंड सो ऑन चलता जाता है। मतलब एक सीरीज बन रही है जब तक ये आपस में मिल नहीं जाते। बी ट्रेवल करता है पहले दिन 10 किलोमीटर, दूसरे दिन 12, तीसरे दिन 14 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 के डिफरेंस में हमारी क्या बन रही है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर देखो तो -1 हो रहा है, मतलब यहाँ कॉमन डिफरेंस हमारा -1 है। ओके, तो ये एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं कि इन्हें पूरी डिस्टेंस टोटल कितनी कवर करनी है, 165 किलोमीटर कवर करनी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए और बी जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कर रहे हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपका जो सम होता है एन नंबर्स का, मान लो ये n डेज बाद मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर माना, तो इसमें जो सम होता है वो होता है n/2 a प्लस ये होता है आपका कितना 2a, n/2 2a n-1 इंटू डी, यही तो होता है। ओके, डी आपका कॉमन डिफरेंस होता है। तो ए के लिए डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 15 - 14, मतलब डी यहाँ पर -1 है। और पहला टर्म क्या, ए क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म होता है, तो ए कितना दे रखा है ए में 15। सेम अगर हम बी की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारा 10 है, और अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें 10 एंड 12, तो ये हमें दे रखा है कितना
2 दे रखा है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों में AP के सम का फॉर्मूला लगा देंगे और जो हमारी टोटल डिस्टेंस है वो इसके बराबर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों मिलके पूरी डिस्टेंस ही तो कवर कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी टोटल डिस्टेंस और ये होगी A में और B में AP के सम के बराबर। तो यहाँ पर कितना है, देखिए A के लिए लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, हमने माना क्या कि n डेज बाद मिलते, तो ये हो गया n/2 और 2 अगर A के लिए फर्स्ट टर्म की बात करें तो ये है 15, 2A प्लस n नहीं पता -1 और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है हमारा -1। यही चीज़ अगर हम B के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा, n/2 2A, 2 इंटू B के लिए फर्स्ट टर्म कितना आया हमारा 10 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर n-1 और कॉमन डिफरेंस है B के लिए कितना आया था हमारा 2। अब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि n/2 तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया 330 और यहाँ पर n कॉमन ले लो, अंदर आ गया आपका 30 माइनस का ये n प्लस 1 प्लस इधर से n/2 कॉमन ले लिया तो 20 प्लस 2n माइनस का 2। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कितना n, अब यहाँ पर देखो तो 30 40 50, 50 में से कितना गया 2 तो 48, 48 प्लस 1 49, तो ये अंदर कितना आ जाएगा, ये हमारा 2n में से n गया n प्लस 49 और ये हो गया हमारा 330। तो हमारी एक क्वाड्रेटिक बन गई क्या, n स्क्वायर प्लस 49n माइनस का 330 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे 330 के तो क्या बनेगा, ये हमारा 11 इंटू 30 यही तो बनेगा। अब इसको अगर हम स्प्लिट करें तो 5 इंटू 6 बन गया हमारा क्या, यहाँ पर जो हमारे फैक्टर होने चाहिए उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए 49 क्योंकि यहाँ कांस्टेंट के साथ नेगेटिव साइन। तो ये कितना आ जाएगा 6 पंचे 30 या फिर 11 बचे 55, 55 में से 6 गया 49 यस। तो माइनस हमारा n के फैक्टर कितने आ जाएंगे, एक आ जाएगा प्लस माइनस है तो एक फैक्टर -55 और एक हो जाएगा 6। तो अब नेगेटिव वैल्यू तो हम यहाँ पर लेंगे नहीं है ना, n डेज हमारे नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 6 डेज। ओके, तो n की वैल्यू आ गई, ये हमारा क्या हो गया क्वांटिटी 1 क्योंकि हमसे पूछा था कि यहाँ कितने दिन बाद ये मिलेंगे, तो क्या डेज आफ्टर विच A एंड B मीट, तो ये आ गया हमारा n की वैल्यू 6। अब हम निकालेंगे क्वांटिटी 2, तो इसको मैं पूरा रफ करती हूँ, क्वांटिटी 1 हमारी आ गई 6 डेज। अब बात करते हैं क्वांटिटी 2 की, क्या हो जाएगी ये, यहाँ पर देखें तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क बाय ABC। अगर ABC अकेले कितने कितने दिन में काम करते हैं, 10 12 और 15, LCM कितना हो गया 60, 10 6 12 5 60, 15 चौको 60, ये हो गई इनकी एफिशिएंसी। A लेफ्ट द वर्क 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, तो मान लो टोटल वर्क हमारा x डेज में कंप्लीट हो जाता है, तो A ने कितना 5 दिन पहले छोड़ दिया, मतलब टोटल वर्क x डेज में हुआ तो इसने 5 दिन पहले छोड़ दिया, तो कितने एफिशिएंसी से काम किया, 6 की एफिशिएंसी से। फिर क्या बोल रहा कि B लेफ्ट 2 डेज आफ्टर A हैड लेफ्ट, तो A ने 5 दिन बाद छोड़ा और इसके क्या कहते हैं 2 दिन बाद किसने, A ने छोड़ दिया, ठीक। तो हम मान सकते हैं कि मतलब इसने 2 दिन और काम किया होगा B ने, तो कितने दिन, x - 3, इतने दिन किसने, B ने काम किया, कितनी 5 की एफिशिएंसी से। अब C की एफिशिएंसी कितनी आएगी, C ने तो भाई टोटल काम किया पूरे दिन, मतलब कि तीनों लगे रहे, तो C तो लास्ट तक लगा रहा, पहले A चला गया 5 दिन बाद, 3 दिन बाद ये चला गया, मतलब 3 दिन पहले काम शुरू होने के ये ख़त्म होने के ये चला गया और 5 दिन पहले काम ख़त्म होने के A चला गया, तो A के लिए ये हो गया, एक B के द्वारा किया गया काम ये हो गया। C ने कितना 4 की एफिशिएंसी से एंड डे तक काम किया, टोटल वर्क कितना था 60, तो ये हो गया 6x - 30 प्लस 5x - 15 प्लस 4x इज इक्वल टू कितना 60। तो यहाँ से देखो ये तुम्हारा 15x इज इक्वल टू 105, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। और हमसे पूछा गया था यहाँ पर कि A हैड लेफ्ट नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क, तो होल वर्क 7 डेज में कंप्लीट हो जाता है। क्वांटिटी 1 आई थी 6 डेज, तो ऑब्वियसली ये हमारी क्वांटिटी 2 होगी और क्वांटिटी 2 हमारी क्वांटिटी 1 से बड़ी आई है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखते हैं, तो एजेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रेजेंट एज ऑफ रैंडी इफ 10 ईयर्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट एज ऑफ रैंडी, तो रैंडी की मैंने प्रेजेंट एज x ले ली, अगर इसमें से 10 हम यहाँ पर घटा देते हैं तो यू वुड गेट 12 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडसन सैंडी, तो सैंडी की एज के बराबर हो जाएगा 12 टाइम्स। Sandy is 19 years younger than Sundar, whose age is 24.
तो 24 साल का सुंदर है, इससे 19 साल छोटा है सैंडी, तो सैंडी की एज कितनी हो जाएगी, 9 5 14, तो इसकी एज हो गई 5 ईयर्स। तो सैंडी की एज हम डायरेक्ट लिख दें 12 25 60, तो x की वैल्यू आ गई 70। हमसे पूछा था प्रेजेंट एज ऑफ रैंडी, तो रैंडी की हमने x ले रखी थी, तो रैंडी की एज आ गई हमारी कितनी, 70 ईयर ना। अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो क्या है, एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग पर्सन ऑफ द ग्रुप, इफ द एवरेज एज ऑफ 40% ऑफ द ग्रुप 40% इज 27 ईयर 9 मंथ, तो 9/12 से मल्टीप्लाई करोगे, 9/12 करोगे, क्यों, क्योंकि मंथ्स आपके एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12, तो 12 3 3 जा 9, 3 4 जा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1114। ये आ गई इनकी टोटल एवरेज एज। ओके, अब क्या बोला है, 2% ईच 42 ईयर ओल्ड लेफ्ट द ग्रुप। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको पॉइंट में देखूं तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, ये इनकी एवरेज एज आई। अब 42 साल वाले 2 बंदे निकल गए, तो ऑब्वियसली ये जो हमारा फाइनल आएगा, ठीक है, हमसे पूछा क्या है एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग पर्सन, तो रिमेनिंग जो हमारे यहाँ पर 12 पर्सन होंगे, क्योंकि 14 थे 2 निकल गए, तो उनकी ऑब्वियसली इससे कम आएगी, क्योंकि ज़्यादा एज वाले 42 साल वाले एज वाले जा रहे हैं, तो वो 42 से भी कम होगी, तो ऑब्वियसली हमारी 70 से तो कम होगी। तो इसको निकालने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 होगी। अदरवाइज आप निकालना चाहो तो 14 इंटू कितना करोगे, 111/4 माइनस क्या करोगे, 42 वाले जो निकले तो 84/12 करके आप निकाल सकते हो। अदरवाइज हमें यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 में आप थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हो कि हमारा क्या आंसर आ सकता है। नेक्स्ट सॉरी, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी। क्वांटिटी 1 क्या बोलती है, परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द शॉपकीपर इफ एट द टाइम ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग ही यूजेस वेट 10% लेस एंड 20% मोर तो सेलिंग एंड परचेजिंग। तो एक बात बताओ, अब हम अगर नॉर्मली बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर वो क्वांटिटी 100 ग्राम क्वांटिटी खरीद रहा है, मान लो 100 रुपीज़ में, ये नॉर्मली हमारा कॉस्ट प्राइस दे रखा। बट अब इन्होंने बोला है कि वहाँ पर क्या हुआ कि शॉपकीपर ने उस टाइम, मतलब खरीदते और बेचते और खरीदते टाइम, सेलिंग एंड परचेजिंग टाइम, वो वेट यूज़ कर रहा है 10% लेस एंड 20% मोर पर किलोग्राम। ओके, तो अगर हम बात करें परचेज करने के टाइम उसने क्या किया, यहाँ पर 20% मोर किलोग्राम का यूज़ कर लिया, तो नॉर्मली था 100 ग्राम का, मतलब अब उसने 120 ग्राम कितने में परचेज किया, 100 रुपये में, क्योंकि प्राइस तो वही है, चेंज नहीं हुआ। और यहाँ पर बेचा क्या, अगर सेलिंग का देखें तो उसने क्या हुआ कि वेट 10% लेस यूज़ किया, तो ओरिजिनल क्या था 100 ग्राम, तो 100 में से 10 लेस यूज़ किया, मतलब कि 90 ग्राम उसने बेचा कितने में, यहाँ पर दावा कर रहा है वो 90 ग्राम बेचने का, कितना 5% प्रॉफिट पर बेचने का। तो ओरिजिनल सीपी कितना था हमारा 100 रुपये, तो 5% यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना 105 रुपीज़ में बेचा होगा। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 120 ग्राम का प्राइस इतना है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा इसका प्राइस परचेजिंग, तो ये मतलब सीपी हो जाएगा और ये हमारा एसपी हो जाएगा। तो एसपी कितना आ रहा है हमारा, यहाँ पर ये हो गया 105 अपॉन में 91 ग्राम का, और यहाँ पर कितना आ रहा है 100/120। ओके, अब हमें क्या बोला है कि परसेंटेज प्रॉफिट यहाँ पर कितना हो रहा है, तो सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100, यही हमारा परसेंटेज प्रॉफिट होता है। तो कितना हो जाएगा, ये इजीली आप निकाल लोगे यहाँ से कि नहीं। तो एसपी हमारा कितना है 105 अपॉन में 90 माइनस 100 अपॉन में 120 अपॉन में कितना 100/120 इंटू 100। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो कितना 15 छक्के 90, या फिर आप इसको 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105 माइनस का कितना 2 पंचे 10, 2 छक 12 अपॉन में कितना 5/6, तो ऊपर कितना आ जाएगा 2/6 अपॉन 5/6 इंटू 100, या फिर 2/5, और ये किसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 40% की। तो यहाँ से हमारी क्वांटिटी 1 क्या आ गई गाइस, यहाँ पर 40%। ओके, अब क्वांटिटी 2 की अगर हम बात करें तो अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान से पढ़ते हैं। अ बुक वॉज सोल्ड फॉर अ सर्टेन सम एंड देयर वॉज अ लॉस ऑफ 20%। ठीक है, तो यहाँ पर कोई बुक है,
ओके, एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है, स्टार्टिंग में दे रखा है। फिर बोला कि एक बुक है जिसको 20% लॉस पर बेचा जाता है, मतलब कि 80% 100% प्राइस रहा होगा तो 80% पर बेचा, तो कितने का लॉस हो रहा है यहाँ पर 20% का इन्होंने बताया, ठीक है, एक सर्टेन सम पर बेचा गया। हैड इट बीन सोल्ड फॉर 12 रुपीज़ मोर, अगर उस बुक को 12 रुपीज़ मोर पर बेचा गया तो यहाँ पर बोला कि गेन हो जाता है 30% का, मतलब क्या 20% के लॉस से डायरेक्टली हमें प्रॉफिट हो गया 30% का। ओके, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने का गेन हुआ होगा, 50% का गेन हुआ होगा। तो हम कह सकते हैं कि 50% का गेन हमें कब हो रहा है, 12 रुपीज़ ज़्यादा यहाँ पर देने पर। तो 100% का गेन कब होगा, यहाँ पर 2 ज़ा कर दो, मतलब दुगना हो रहा है, 15 2 ज़ा तो हो गया 20 रुपीज़ पर। ओके, और एक्चुअल अगर हम देखें यहाँ पर तो हमने कितने पर बेचा था एक्चुअल प्राइस से, तो 100% टोटल है, तो हमने यहाँ पर 20% के लॉस पर बेचा था, मतलब 80% पर बेचा था। तो कितना हो रहा था यहाँ पर, 8 चौको 32, 8 दूनी 16, 3 19, 19.2 रुपीज़। अब क्या बोला कि अगर हम मान लें यहाँ पर x वुड बी द वैल्यू of profit percent if the book was sold for rupees 4.8 more than it was sold for। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अगर बुक को 4.8 रुपीज़ मोर पर यहाँ पर सेल किया जाता है तो हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो ऐड करोगे इसको, मतलब 19.2, पहले तो 20% लॉस पर बेची, तो उसमें अगर ये बोल रहे हैं कि अगर इसको 4.8 पर बेचा जाता है तो क्या हमारा यहाँ पर गेन होगा। तो 8 2 10, 9 4 13 और 1 14, ये तो हमारी 100% वाली सेम वैल्यू हो गई, मतलब कि 24 रुपये की चीज़ 24 रुपये में ही इन्होंने बेच दी। तो मतलब यहाँ पर हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस वाला कॉन्सेप्ट लगा। तो प्रॉफिट परसेंट पूछा था तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी हमारी, 0%, तो ये हमारी क्वांटिटी 2 हो जाएगी। तो इस केस में हमारा क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन क्या होगी, क्वांटिटी 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ कॉन्सेप्ट समझिएगा। अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 कपल्स, तो 4 कपल्स हैं जिसमें आपके 4 पर्सन हैं जिनके पास ईच हैव 1 वाइफ। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर हस्बैंड वाइफ या फिर मैन फीमेल वाला हिसाब है, मैन और वुमेन वाला, ठीक है। तो मैन वुमेन कितने, 4 पेयर हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वांटिटी क्या बोल रही है हमारी यहाँ पर, नंबर ऑफ वेज इन विच दे कुड बी अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट द मैन एंड वुमेन ऑक्यूपाई अल्टरनेट पोजीशन। तो एक बात बताइए, टोटल 8 मेंबर्स हुए कि नहीं, टोटल 8 मेंबर्स हैं और इनको मैन और वुमेन को अल्टरनेट पोजीशन पर बैठाना है। तो 2 केस आपके यहाँ पर बनेंगे, केस 1 और 2। 1 केस में क्या होगा कि 4 मैन होंगे और इनके राइट में अल्टरनेट पर हमने वुमेन बैठा दी, ठीक है, एक तो केस ये बन जाएगा। या फिर हम क्या बोलें कि ये जो वुमेन है अब इनके राइट में थी या फिर इनके लेफ्ट में भी तो हो सकती हैं, इस तरह से अल्टरनेट इनकी पोजीशन बन सकती है कि नहीं बन सकती है। तो ये 2 केस हो गए। तो मतलब वैसे अगर हम अरेंज करने की बात करें तो यहाँ पर देखो 4 3 2 1, सेम इनको अरेंज करने के लिए इसके पास 4 प्लेस बचे, फिर ए अरेंज हो गया तो इसके पास 3, इसके पास 2, इसके पास 1। हमें यहाँ अरेंज करने को बोला है अल्टरनेट पोजीशन पे, तो हमारा यहाँ परम्यूटेशन का रोल लगेगा। या फिर हम बोल सकते हैं क्या कि हमारा यहाँ पर क्या होगा, 4 × 3 × 2 × 1, हमने ऐसे करके मैन को अरेंज कर लिया और ऐसे हमने फीमेल को कैसे एंड अरेंज किया, 4 × 3 × 2 × 1। या फिर हम इसी को लिख लेते हैं क्या कि हमने पहले मैन अरेंज कर दिए फैक्टोरियल 4 तरीके से और ये फिर वुमेन को अल्टरनेट पोजीशन पे अरेंज किया है, तो परम्यूटेशन लगता है अरेंजमेंट में, तो 4p4 तरीके से। तो ये कितना होता है, फैक्टोरियल 4 24 और ये फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 - 4, तो ये अपॉन में 0 फैक्टोरियल या फिर 1, तो ये फैक्टोरियल 4 24, तो 5 7 6। अब एक बात बताओ, ये तो हमने लेफ्ट वाले अरेंजमेंट के लिए निकाला, सेम चीज़ हमारी यहाँ पर क्या होगी, राइट वाले अरेंजमेंट के लिए क्या, 4 3 2 1, और इसके लिए भी क्या रहेगा, 4 3 2 1। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, मैन को हमने फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर दिया, फिर यहाँ पर वुमेन को हमने अरेंज किया 4p4 तरीके से, तो सेम 576। तो हमारा फाइनल आंसर क्वांटिटी 1 का क्या आएगा, ये आएगा 576 + 576, मतलब कि कितना, 1152। ऐड करोगे ना दोनों को, क्योंकि केस 1 केस 2 दोनों लोगे और यह वाला केस होता है तो दोनों केस हमारे ऐड हो जाते हैं। तो क्वांटिटी 1 आ गई 1152। अब बात करते हैं क्या, इधर लिख लेती हूँ मैं क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 की। इसमें क्या बोला गया है कि 8 मैन द नंबर ऑफ वेज इन विच दे बी सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो ये सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं 8 लोग, ओके।
सच दैट मैन एंड वोमेन ऑक्यूपाई अल्टरनेट पोजीशन। सेम चीज़ बोली। कभी भी आप एक चीज़ याद रखना, कभी भी सर्कल पे मान लो आपके n लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, n लोगों को आपको बैठाना है, तो यहाँ पर जो भी आपके नंबर ऑफ वेज होते हैं ना, ये आपके फैक्टोरियल n-1 होते हैं। और अभी ये तो नंबर ऑफ वेज हो गए। अब अगर कभी बोल दे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब इस तरह से कभी बोल देगा तो ये आपका फैक्टोरियल n-1/2 हो जाएगा, अगर ये चीज़ मेंशन कर दी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हम इस वाले कॉन्सेप्ट को लेंगे क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो हमसे बोला नहीं है। तो हमने पहले मैन, तो 4 मैन थे 4 वुमेन थी, इतना तो पता है आपको, क्योंकि सबके पास एक पेयर था, तो एक मैन के पास एक वुमेन का पेयर था, वाइफ बैठी हुई थी। तो अल्टरनेट पे यहाँ अरेंज करना है। तो मैंने क्या बोला कि पहले अगर आप 4 मैन अरेंज करोगे तो 4 मैन है तो फैक्टोरियल 4-1, ये तो हो गया आपका नंबर ऑफ वेज मैन को अरेंज करने का। अब ये जो मैन अरेंज हो गए, इनके साथ 4 आपको क्या करनी है, अल्टरनेट पे फीमेल अरेंज करनी है, ठीक है। फीमेल अरेंज करोगे इनके आसपास, तो कितना अरेंजमेंट करना है, तो 4 फीमेल को 4p4 तरीके से अरेंज करोगे, तो कितना आ गया ये 24। ओके तो ये कितना हो गया आपका, अगर टोटल की बात करें मैन और फीमेल का टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, ये 24 मैन, और फीमेल का कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3 मतलब कि 6, तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 1 14, तो ये होगा टोटल नंबर ऑफ वेज। हमसे पूछा क्या है यहाँ पर, 8 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वेज, तो 8 टाइम ऑफ नंबर ऑफ वेज मतलब 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 चौको 32, 8 चौक 32, 33 34 35, 8 एकम 8 3 11 152, तो मतलब इस केस में हमारी क्वांटिटी 1 इक्वल टू क्वांटिटी 2 आ गई। ओके तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चंस क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 बेस्ड। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो और अगर आप चाहते हो कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके मेंस के लिए मैं डेली लाऊं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।